बाई इलेक्शन में टिकट होगा था मेरा, मात्र 1100 वोटों से चुनाव हरा दिया था मैं जबरदस्ती। बीजेपी ने आपको चुनाव लड़ाया? बीजेपी ने भी चुनाव लड़ाया, बाबूजी ने भी चुनाव लड़ाया, लेकिन उस टाइम सपा गवर्नमेंट थी। सरकार का दबाव रहता है मौजूदा। उस दबाव मान के करीब 36 मंत्री यहाँ चुनाव पे बूथों पे बूथ कैप्चर करने के बावजूद भी काउंटिंग में जाके मैं 1100 वोटों से हरा दिया। को महसूस हुआ कि बाबूजी ने आपको चुनाव हराया था? कहीं ना कहीं तो कमी रही। एक चुनाव के दिन मान लिया मैन आदमी चुनाव के दिन गैर हाजिर रहेगा, 1100 का चुनाव मैं ना हारता तो आज कुछ लोग नेता नहीं बन पाए थे। कौन लोग? नाहिद हसन। और भी कुछ कमी थी उसमें चुनाव में? वीरेंद्र सिंह की क्या भूमिका थी उस चुनाव में? वीरेंद्र सिंह तो उस टाइम सपा में थे। सपा में थे? हाँ। और सपा में उनका क्या तय हुई थी क्या नहीं, उनकी मेरे सामने जो बात आई थी ये आई थी, अगर आप नाहिद ने जिता दोगे तो आपने एमएलसी बनाओगे। एक चीज बताओ, कौन सी पहचान बाबूजी ने दी? बाबूजी जब भी जीतते थे जब भी मेरी बोलचाल बंद हो जाती। मेरी चुनाव से साल भर पहले 6 महीने पहले बोलचाल होती थी। अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब बाबूजी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया आपके लिए? मेरी नॉलेज में तो कोई आज लोग नहीं तरह सा मेरा कोई वो नहीं करा था। कुछ नौकरी के लिए गए वो तो गए, लेकिन जो व्यापार अपना छोड़ के गए, जो अपना व्यापार छोड़ के गए, जिन्हें अपने व्यापार की जान की सुरक्षा नहीं दिखी, वो छोड़ के गए। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं? हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं आई थी। आपको मनाने की कोशिश नहीं की गई 2017 में जब मृगांका का टिकट हुआ? लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मृगांका जी ने आपको तवज्जो नहीं दी उस चुनाव में भी। एक बार आपसे मिली और उसके बाद ना तो आपकी कोई सलाह मानी गई और ना आपकी कोई बात मानी गई, या आपने कुछ भी उनको बताया ना तो उस पर काम हुआ। उन्हें तो हम विधायक बना दिया, हारना जीतना तो हमारा काम रहेगा ना, उनकी गलती तो नहीं रही कुछ। जिस लोग गांव में 95% वोट एक तरफा मारी गए थे लोग, उनकी क्या गलती रह गई हम चुनाव नहीं जीत पाए? लेकिन आपको लगता है कि नाहिद हसन का लगातार यहाँ से चुनाव जीतना ये कैराना के लिए बढ़िया बात है या फिर बुरी बात है? कैराना का दुर्भाग्य है। नाहिद हसन जी। अमित शाह खुद तक आ गए यहाँ पे, चुनाव आए, पर्चे बांट के गए, पलायन। ये बात हमारी पहले भी होगी, क्योंकि जो इस वजह से हम चुनाव हारे, अमित शाह के आने की वजह से। और फिर मैंने को औरों से आरोप ना लगा कर अपनी कमी ढूंढनी चाह। जब हम लोगों के मरने जीने में पता ही नहीं लेने के 5 साल बाद कौन वोट देगा? तो इसका मतलब आपने गलत का साथ दिया 2022 में? नहीं, मैं तो पार्टी का साथ दिया, गलत का क्यों दिया? जो आप पार्टी को बोलते प्रत्याशी गलत उतारा है आपने। आपका भी यही मानना है प्रदीप चौधरी भी 5 साल लोगों के बीच नहीं जा पाए? हाँ, इसी वजह से चुनाव हारे? इसी वजह से चुनाव हारे। अब इकरा हसन को कैसे देखते हैं आप कैराना में? एक नई चुनौती सामने आ गई है, उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई। कोई चुनौती नहीं है, ना लोकप्रियता है। मनीष चौहान और वीरेंद्र चौधरी की क्या भूमिका मानते हैं 2024 में? तो इन्हें उसमें थोड़ी सी वह लगा दी, चिंगारी तो था ही, विरोध तो था ही, हाँ। इन्हें चिंगारी और लगा दी। प्रदीप चौधरी भी इसमें विफल रहे पूरी तरह। प्रदीप चौधरी विफल इसी में रहे। अब उन्हें चुनाव से बिल्कुल टाइम आने पे पर्चा टिकट डिक्लेयर होने के बाद में वो लोगों ने मनाने के लिए गए। अगर वो तो मौजूदा सांसद थे। जो चेयरमैन मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह ने बनाई मधु, हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह से तो आपकी अच्छी बातचीत थी। आपको नहीं लगा कि कल आमने सामने भी बैठेंगे तो ये चीजें आएंगी, याद आएंगी, कल आपका भी हो सकता है चुनाव होगा? ये तो चलता रहा राजनीति में, कोई पुरानी चीज अफसोस नहीं है इस बात का? कोई अफसोस नहीं। दोबारा मौका मिला तो फिर यही कर देंगे? हाँ, अगर मौका मिला तो होगा। अन्य अगर वो खुल्लम खुल्ला कहता ना, मधु ने हाथ लगे थी उसके, मधु के खातर पहले भी बहुत जोर लगाए उसने लेने के लिए। एक फॉर्च्यूनर भी तय हुई थी? नहीं, कोई ना फॉर्च्यूनर तय हुई किसी की, कोई ना किसी ने गाड़ी मिली, ना किसी पे कोई पैसा। लेकिन पैसे का लेन देन तय हुआ? पैसे का लेन देन तो जो दूसरी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में वोट देंगे वो तो पैसे से ही देंगे। क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी, मनीष चौहान नहीं चाहेंगे कि उनसे हाथ से ये चीजें जाएं। बिल्कुल चाहेंगे, जिसके हाथ में और तो नहीं तो कोशिश करने करेगा ही, लेकिन जिसके हाथ से जागी वो तो सबसे ज्यादा हाथ पैर मारता है। 17 मई वीरेंद्र सिंह ने नाहिद के जितवाने में ईडी तक जोड़ लगाए, ईडी जोड़ लगाए दोनों भाइयों ने। समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे? एमएलसी थे, मनीष चेयरमैन था।
हाँ दोनों ने पूरी ताकत लगाई रात दिन। शायद मुझे ऐसा दिखा था कि शायद अपने चुनाव में भी उतनी मेहनत ना करी हो जितनी उन्होंने नाहिद के जितवाने में 2017 में 2017 नहीं 17 में नहीं 14 में 14 में मेरे उपचुनाव में। और इस चुनाव के 6 महीने बाद ही फिर जिला पंचायत हुई। वही नाहिद हसन वीरेंद्र सिंह की गेल लड़ता हुआ मिला। लेकिन कश्यप वोट काफी मात्रा में है। हाँ कश्यप कई गांव में प्रधान भी चुने गए। कई गांव में प्रधान भी हैं, जिला पंचायत मेंबर भी है, वोट भी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय। गुजर वोट कितनी है कैराना में? गुजर वोट है 30,000 और कश्यप 31 या 32 होंगे। देखो गलत बयान कोई भी देगा, जिकरा दो नाहिद दो। मनीष से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है आपकी? मनीष की वाइफ जिला पंचायत है। हाँ मनीष की वाइफ जिला पंचायत है, उनके पिताजी एमएलसी है। मधु भी तो मनीष ही है। मनीष ने लड़ाई, मनीष चेयरमैन नहीं कर रहा। यत्र तत्र सर्वत्र मनीष है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम चौपाल है। और चौपाल में पश्चिम यूपी से रिलेटेड हम कुछ मुद्दे, कुछ राजनीतिक इंटरव्यू और कुछ समस्याएं वो आपको दिखाते हैं। तो आज इस चौपाल में अनिल चौहान कैराना से मेरे साथ हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा और आने वाले भविष्य में वो कैसे अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर। रोहित जी आपका भी धन्यवाद और स्वागत। अनिल जी, कैसा चल रहा है जीवन? चीज़ें कैसी चल रही है? जीवन बढ़िया चल रहा है, राजनीतिक भी और राजनीतिक से परे भी। सब राजनीति में भी लगातार सक्रिय हैं और वैसे तो सब मौज दे रखी भगवान। चलिए अनिल जी, मैं शुरुआत से आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जब बाबू हुकुम सिंह जी के साथ आप रहते थे, उनके साथ काम करते थे मिलके, तो उस समय की सिचुएशंस थोड़ा सा आप मुझे अगर बताएंगे कि कैसे कार्यशैली रहती थी, आपकी क्या भूमिका उनके साथ रहती थी, कैसे आप काम करते? ऐसा है, बाबूजी सन 74 में चुनाव लड़े थे। 74 का, फिर 77 में चुनाव लड़े, 80 में चुनाव लड़े। उस टाइम तो मैं चुनाव से अलग ही था, बच्चा था जी। 84 के चुनाव में मैं उनके थोड़ा सा भाग लेने लगा था। दफ्तर के कार्यालय जो हमारे यहाँ खुलता था उसकी देख रेख में मैं भाग लेना शुरू करा था। उसके बाद 84 के बाद में चुनाव हुआ। 84 के बाद में जो 89 का चुनाव आया, जब से मैं लगातार पूर्ण रूप से बाबूजी के साथ मिलकर सारा चुनाव देख रेख करना, कार्यालय का प्रभारी के नाते भी और क्षेत्र में भी सब। बाबूजी शामली में ज़्यादा टाइम देते पाते थे चुनाव में। इधर का मैनेजमेंट मैं देखता था, प्रोग्राम बाबूजी करते थे। कैराना ये सारी चीज़ें, कहाँ प्रोग्राम हाँ करवाना है, जी। किस जगह पे भीड़ इकट्ठी करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी रहती थी। उनके मुनव्वर हसन के साथ कैसे रिश्ते थे? मुनव्वर हसन के साथ पहले रिश्ते ठीक रहे, शुरुआती रिश्ते। शुरुआती में जब मुनव्वर हसन के पिताजी चेयरमैन बने थे, जब बाबूजी और वो साथ साथ थे। फिर मतलब बाबूजी ने उनको समर्थन किया था चेयरमैन? हाँ, चेयरमैन बनाए थे, लड़ाए थे जी। उसके बाद में भी कई मामले अविश्वास के भी आए और भी आए, वो सब बाबूजी ने साथ रहे, उनकी गेल उनके एक साथ ही पार्टी में थे, साथ रहे। फिर उसके बाद मुनव्वर हसन के, उसके बाद में 84 में बाबूजी का टिकट हुआ था लोकसभा का। फिर वो एट ए टाइम काट का अख्तर हसन का चुनाव होगा था। उसमें बाबूजी ने बढ़ चढ़ कर इनका चुनाव लड़ाया था और अख्तर हसन एमपी चुनाव जीत गए थे। तो उसमें भी हुकुम सिंह जी ने उनका समर्थन किया, समर्थन करा था। फिर बाबूजी ने चुनाव 85 में लड़ा, जो नहीं वो 89 में ही जब अगले चुनाव आए। पहले तो 84 में फिर बाबूजी एमएलए बन गए थे, वो एमपी बन गए थे। उसी बीच इनमें थोड़ा सा खेच आ गई थी। अच्छा। फिर जब 89 में फिर अख्तर हसन का टिकट होगा था, लेकिन वो इनका टिकट काट के कांग्रेस से बशीर अहमद चुनाव लड़े थे। बाबूजी और बशीर अहमद एक साथ आ गए थे, ये विरोध में आ गए थे। अच्छा। तो हुकुम सिंह जी ने पहले अख्तर हसन का समर्थन किया था। हाँ। फिर उनका विरोध किया 89 के चुनाव नहीं, विरोध नहीं किया, मतलब बशीर के साथ कट गया। जब बशीर का टिकट होगा, दोनों का एक पार्टी से, तो बशीर के साथ रहना था, मतलब। हाँ, पार्टी का समर्थन उन्होंने। हाँ, तो अख्तर हसन फिर उसमें खिलाफ चले गए थे। फिर 89 में
चुनाव आया जो हम्म, विधानसभा का और लोकसभा का, उसमें बशीर अहमद चुनाव लड़े। हम्म, उधर से राजेश्वर बंसल लड़े थे हम्म। निर्दलीय, और शफकत जंग लड़े थे जनता दल से। आखिर में चुनाव आ गया था बाबूजी में और राजेश्वर बंसल में। अख्तर हसन उनके साथ रहे थे। तो ये चुनाव में उसमें राजेश्वर निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, बाबूजी चुनाव हार गए थे। चुनाव हार गए थे। हाँ। तब फिर- मुजफ्फरनगर लोकसभा होती थी। नहीं, कैराना ही थी लोकसभा जब। कैराना हाँ, लोकसभा लेकिन थी। मुजफ्फरनगर का पुरकाजी तक एरिया था। मुजफ्फरनगर पुरकाजी तक का हाँ, कैराना में आता हाँ था। जी हाँ। फिर 91 में मुनव्वर हसन लड़े, राजेश्वर बंसल लड़े हम्म। और बाबूजी लड़े। फिर तीनों के बीच चुनाव हुआ। हाँ जी, उसमें फिर मुनव्वर हसन जीत गए थे। तो फिर मुनव्वर हसन के साथ उसके बाद रिश्ते कैसे रहे 91 के बाद? नहीं, फिर तो बस अलग अलग पार्टी में रहे। लेकिन सामाजिक जो रिश्ते होते हैं वो कैसे रहे? ऐसा है, सामाजिक तो बिरादरी के रिश्ते तो कहीं भी ब्याह शादी में जाएंगे आओगे, वो तो रिश्ते हमारे वो ही हैं। लेकिन पार्टी में अलग होने के बाद में फिर उनकी रास्ता अलग होगा था, बाबूजी का रास्ता अलग कर लिया। दोनों ने राजनीतिक रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन सामाजिक ताना बाना जुड़ा। सामाजिकता एक ही है। सामाजिक तो आज भी है। कुछ लोग कहते हैं एक ही परिवार था पहले। नहीं, वैसे तो ज्यादा ऊपर जाके कहेंगे तो हाँ। एक बाबा कलसे की औलाद है तो परिवार तो एक ही कहा जाएगा। दोनों ही एक जगह से निकले। नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। मतलब कई पीढ़ी पहले चले कहीं गए। से कहीं पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी पहली बात है। 10 पीढ़ी पहले। हाँ, अच्छा, वो भी कलशान और ये वो भी एक ही उससे हैं। हाँ, हाँ जी, दोनों गुजर ही कहते हैं दोनों अपने आप। गुजर हैं। एक ही बाबा कलसा बोलते थे हमारे यहाँ जिनके नाम से। हमारे बाबा कलसराज थे, उनके तो हम कलशान हैं यहाँ पे। उनके 2 भाई और थे, दीपचंद और एक और थे देवराज। उनके 2 हमारे जो गोत्र है में सहारनपुर में है, दीपे और दीवडे। अच्छा है में भी चौहानी, अच्छा। लेकिन हम कलशान हैं। हमारा गोत्र कलशान को जो खाप होगी, खाप है वो कलशान का। हाँ, उनके दीपे हैं और दीवडे हैं। अच्छा, वो सहारनपुर में है, वो भी यहीं से निकले हैं। हाँ जी, और जो ये कैराना में जितने भी गुजर मुस्लिम हैं, हाँ जी, तो ये भी वहीं से ही आए हुए। बताया ना, हमारा जो बाबा कलशराज आया था राजस्थान से आए थे हम पहले। अच्छा। और आके सभी लोग ये पार्टी, ये पंजीट है, हाँ। पंजीट शहर बोलते थे उस टाइम। अच्छा पंजीट में आके रुके थे, फिर पंजीट से ही अलग अलग फिर गांव में चले गए। अच्छा, तो पंजीट से सब निकले, राजस्थान से आए पंजीट में बस। हाँ जी, और पंजीट से फिर सब फैल फिर गए। सब फैल गए। चलिए, उसके बाद आपने बताया कि आप हुक्म सिंह जी का सारा काम देखते थे, जी, कैराना मैनेजमेंट सब आप सब देखते मैं थे। देखता था। फिर आपको पहली बार कब लगा कि अब मेरी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मैं भी कहीं ना कहीं कोई चुनाव लड़ूं या किसी पद पे मैं भी जाके काबिज हो जाऊं? मेरा 2012 में जो बाबूजी, हाँ 2009 में जब बाबूजी लोकसभा का चुनाव लड़े, हाँ। उस टाइम मेरी बाबूजी की बात हुई थी। उन्होंने कहा था पहले मैं एमपी बन जाऊं, फिर आप विधानसभा लड़ना। अच्छा, ये उन्होंने अपने वर्ड्स आपको दिए? हाँ जी, कि मैं एमपी बन जाता हूँ फिर आप फिर एमएलए विधानसभा। आपको लड़ाऊंगा। ठीक है। मैंने 2012 की तैयारी करी, लेकिन बाबूजी एमपी नहीं बन पाए थे। फिर परिवार में बैठ के बात हुई, अब नहीं भाई अभी एमपी नहीं बने, अभी भी 12 का ये लड़ेंगे, जब 14 का एमपी बन जाएंगे हाँ, उसके बाद में फिर आप चुनाव लड़ो। ठीक है। तो मतलब आपने फिर वहाँ सेक्रीफाइस किया, छोड़ दिया कि हाँ, मैं नहीं लड़ूंगा, बाबूजी के लिए सिर्फ छोड़ दी। बाबूजी लड़ाए। 12 का चुनाव भी, 14 का चुनाव भी लड़ाए, लोकसभा एमपी बन गए। उसके बाद में मैंने टिकट मांगना शुरू करा। बाई इलेक्शन जब हुआ? हाँ जी। तो बाई इलेक्शन में क्या हुआ था? बाई इलेक्शन में टिकट होगा था मेरा। हाँ। मात्र 1100 वोटों से चुनाव हरा दिया था मैं जबरदस्ती। बीजेपी ने आपको चुनाव लड़ाया? बीजेपी ने भी चुनाव लड़ाया, बाबूजी ने भी चुनाव लड़ाया, लेकिन उस टाइम सपा गवर्नमेंट थी। हाँ। सरकार का दबाव रहता है मौजूदा। हाँ। उस दबाव मान के करीब 36 मंत्री यहाँ चुनाव पे बूथों पे बूथ कैप्चर करने के बावजूद भी काउंटिंग में जाके मैं 1100 वोटों से हरा दिया था। लेकिन आपने एक सभा में कहा था जब आप 2017 का चुनाव लड़े थे जी, कि मेरे को चुनाव किसने हरवाया, आप लोग जानते हैं? तो नीचे से आवाज भी लोगों ने लगाई, याद है आपको सभा? वो उनका मैटर था, उनके नॉलेज में क्या आया क्या नहीं, क्या बाबूजी की उनकी बातचीत होती थी। हाँ। वो आपने भी कहा कि मंत्री जी ने चुनाव हराया। चुनाव में कमी रही थी ना, चुनाव के दिन वो
डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव के दिन में दिल्ली चले गए, पहले दिन में गंगों में प्रोग्राम कर रहे, तो लोग आइडिया लगाओगे इसका बात का। यही तो आपको महसूस हुआ कि बाबूजी ने आपको चुनाव हराया था? कहीं ना कहीं तो कमी रही। एक चुनाव के दिन मान लिया मैन आदमी चुनाव के दिन गैर हाजिर रहेगा, केवल मात्र 1100 वोटों की टीस 30 वो हमेशा रहेगी, जीवन भर बिल्कुल रहेगी। रहेगी। वो आपकी राजनीति अगर का वो 1100 का चुनाव मैं ना हारता तो आज कुछ लोग नेता नहीं बन पाए थे। कौन लोग? नाहिद हसन? जो भी कोई था। नहीं, नाम लेने में क्या गुरेज है? नाहिद हसन अपना मेरे चुनाव सामने जीते जो थे। लड़ रहा था वही तो नेता बनना ना। हाँ, तो नाम लेने में तो कोई हाँ, गुरेज वही नहीं। कहना। मतलब अगर आप वो चुनाव जीतते तो आज नाहिद हसन नेता नहीं होते। जी कैराना की सीट पे आप स्थापित कर लेते। बिल्कुल। आप बाबूजी को ऐसा क्यों लगा उस टाइम कि आखिरी समय पे आके आपका हाथ छोड़ देना चाहिए? ऐसी क्या कमी रह गई थी ये आपकी तो तरफ? उन्हें सोचती क्या नहीं। बात हुई थी इस बारे में उनसे? नहीं, इस बारे में मैं कभी पूछा ही नहीं, मेरी गेल ऐसा क्यों होगा। कहीं कुछ तो कमी रही होगी कुछ कमी तो ये थी, वो मरगांका ने चुनाव लड़ाना जा रहे थे जो, और पार्टी ने आपको टिकट पार्टी दी, ने मेरे से टिकट दे दिया तो बाबूजी इस चीज से नाराज थे। इस चीज से। जबकि 2009 में आपकी बात हुई थी कि आपको एमएलए लड़ा देंगे, 2009 में भी हुई थी, 2012 में भी हुई थी कि आपको एमएलए चुनाव लड़ा देंगे। हाँ। और भी कुछ कमी थी उसमें और कोई चुनाव कमी में? नहीं थी। वीरेंद्र सिंह की क्या भूमिका थी उस चुनाव में? वीरेंद्र सिंह तो उस टाइम सपा में थे। सपा में थे। हाँ, और सपा में उनका क्या तय हुई थी क्या नहीं, उनकी मेरे सामने जो बात आई थी ये आई थी, अगर आप नाहिद ने जिता दोगे तो अपने एमएलसी बनाओगे। अच्छा, तो इसलिए उन्हें तो ताकत लगानी ही थी। और उन्होंने ताकत लगाई भी। फुल ताकत लगाई। जितना मैंने लोगों से सुना है कि मनीष चौहान काफी यंग थे उस चुनाव में, हाँ जी। और उन्होंने ऊंचा गांव हुआ और इन कई गांव में, चेयरमैन थे, मौजूदा चेयरमैन थे, और कई गांव में जाके भरपूर आपके खिलाफ प्रचार पूरा किया। प्रचार करा, दोनों ने ही करा प्रचार, तो दोनों ने ही करा, मंत्री जी ने भी और चेयरमैन साहब ने। तो मतलब नाहिद की पहली जीत में वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान का भरपूर साथ रहा, 100%। और आपको हराने में बाबू हुकुम सिंह जी का हाथ रहा, उन्होंने हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया। बस उनका कह लो, निष्क्रियता कह लो या ढिलाई कह लो उनकी, तो लेकिन मेरे हरवाने में भी मैं रोल उन्हीं का ही है। तो कुछ निष्ठा में कमी रही होगी ना आपकी, कि ये कमी रह गई अनिल चौहान की निष्ठा में, इस वजह से उन्होंने हाथ खींच लिया। मैं तो बताया ना, 89 से और 12 तक अब क्षेत्र की जनता बताओगी मेरी निष्ठा में कोई कमी रही या नहीं। चुनाव के दिन का मैनेजमेंट भी, बूथ भी, जहाँ कोई जा नहीं सकता वहाँ भी मैं जाऊँ था, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता। जिस बूथ पे कभी आज लोग कोई गया ही नहीं वोट मांगने के लिए, बूथ रोकने के लिए, मैं उस पर भी जाता था, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकता। कुछ लोगों का अनिल जी ये भी मानना है कि बाबूजी ने आपके लिए बहुत कुछ किया। जिस समय आपके राजनीतिक कोई पहचान नहीं थी, कोई जानता नहीं था राजनीतिक रूप से, हाँ, बाबूजी ने आपको अपने साथ रखा, आपके लिए कई अहम चीजें की, आपको एक पहचान दी। एक चीज बताओ, कौन सी पहचान बाबूजी ने दी? बाबूजी जब भी जीतते थे, जब भी मेरी बोलचाल बंद हो जाती। मेरी चुनाव से साल भर पहले, 6 महीने पहले बोलचाल होती थी। अच्छा, चुनाव के बाद 6 महीने बाद मेरी फिर बोलचाल बंद हो जाती। अब ये बताओ, उसमें राजनीतिक पहचान उनने दी मेरे से या उन्हें मेरे से? या आपने उनको दी? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे उनसे दी। भाई मेरे से पहले लड़ लिए, मेरे से पहले मंत्री रह लिए, वो मेरे से पहले एमएलए रह लिए। मैं तो नहीं हाँ, इतना जरूर कह सका हूँ, राजनीति उनसे पहले भी मेरे बाबा जी की राजनीति थी। 1947 में मेरे बाबा जी चेयरमैन बने थे, जब देश आजाद हुआ था। सबसे पहले चेयरमैन बाबा जी बने थे। उसके बाद में 52 का चुनाव लड़े और 57 का चुनाव लड़े। उसके बाद में फिर बाबूजी लड़ाए थे आपके परिवार बाबा ने। जी? परिवार ने? बाबा जी तो एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, बाबा जी के गुजरने के बाद में फिर परिवार ने बैठकर फिर बाबूजी तय करे थे। अब बाबूजी पढ़े लिखे थे, बाबूजी ने चुनाव लड़ाओगे, पूरे परिवार ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ाए थे। तो आपको लगता है कि मतलब बाबूजी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया आपके लिए? मेरी नॉलेज में तो कोई आज लोग नहीं तरह सा मेरा कोई वो नहीं करा, कभी कोई फायदा नहीं किया, कोई सपोर्ट ही नहीं दी किसी कीमत पे भी। और जब जरूरत पड़ी तो हाथ पीछे खींच लिया। हाँ, फिर जब आए, जब मेरी जरूरत, जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन जब चुनाव है, जब परिवार के
बैठ के बात हुई, फिर चुनाव लड़ाया। इसीलिए लड़ाया कि मुझे राजनीति करनी थी। मेरा आज 89 से नहीं, मैं जब से छोटा था जब से ही मेरे मन में ये थे मुझे राजनीति करनी है। जब बाबूजी मंत्री बने थे, जब नौकरी लगवा रहे थे, मैंने औरों की नौकरी लगवाई उनसे कह के। मैंने कभी अपनी नौकरी के लिए, मैं चाहता तो मैं नौकरी कर सकता था, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना था। जब भी बीच में एक दो फेरी बाबूजी से बात हुई कि मैं चुनाव लड़ूंगा, छोटा चुनाव लड़ने की बात है, जब भी वो कह देते हैं कि एमएलए कौन लड़ेगा, तो छोटा चुनाव लड़ेगा। मतलब शुरुआत से ही आपको एमएलए के लिए तैयार किया? हाँ जी। और फिर हरवा दिया? लेकिन फिर उसके बाद 2016 में कैराना से एक मुद्दा उठा जी, पलायन का मुद्दा। 346 परिवारों की एक लिस्ट निकली जी, जो विशेष समुदाय की धमकी के चलते कैराना से पलायन करके चले गए जी, और ये मुद्दा पूरे भारत में चला। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में इस मुद्दे की बात हुई, पूरे भारत में। और पलायन के मुद्दे पर चुनाव हो गया जी, लेकिन आपने फिर इधर से आरएलडी ज्वाइन कर ली जी, और वहां से आपने चुनाव लड़ा। जी, और आपके वो शब्द मुझे याद है जो आपने कहे, बहुत सारी वजह होती है घर छोड़कर जाने की। लोग गए पर हुक्म सिंह ने ये सब मृगांका के लिए किया था। अगर लोगों का डर छोड़कर भागना इतना ही बड़ा मुद्दा था तो 1974 से क्यों नहीं उठाया? वो तो विधानसभा और संसद में लगातार मौजूद रहे। अब नाहिद हसन के जीतने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि भाजपा के कुछ समर्थक तो अनिल के साथ हैं। कैराना में 2.7 लाख वोटर हैं और जिनमें 1.3 मुस्लिम्स है। जी। तो मतलब बाबूजी ने मुद्दा झूठा उठाया था? नहीं, मुद्दा सही था, मुद्दा सही था। आपने कहा पलायन किसी और वजह से हुआ। पलायन जिस वजह से हुआ था, हाँ, शहर में जो गुंडागर्दी बढ़ी थी, हाँ, कोई हिंदू मुसलमान मानने की गुंडागर्दी नहीं थी। ये सिर्फ कुछ विशेष आदमियों के गुंडों की वजह से इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, उनकी वजह से लोगों ने पलायन करा। लेकिन उस समय आपने कहा कि कुछ लोग नौकरी के लिए घर छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए घर छोड़कर जाते हैं। हाँ, कहा था कुछ नौकरी के लिए गए, वो तो गए, लेकिन जो व्यापार अपना छोड़ के गए, हाँ, जो अपना व्यापार छोड़ के गए, जिन्हें अपने व्यापार की जान की सुरक्षा नहीं दिखी, वो छोड़ के गए। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं? हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं आई थी। जो यहाँ से गुंडे थे, हाँ, जो हफ्ता वसूली कर रहे थे, हाँ, उनकी वजह से लोग परेशान होकर गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई इस टाइम। लेकिन इस पे तो पूरा चुनाव हो गया था। अमित शाह तक कैराना में आए पलायन को लेकर। मैं क्या कह रहा ना, मुद्दा तो था, लेकिन नैरेटिव गलत था। हिंदू मुसलमान नहीं था। हिंदू मुसलमान नहीं था, मुद्दा था सिर्फ गुंडागर्दी का। कोई धार्मिक बात नहीं थी। धार्मिक बात कोई नहीं आई उसमें उस टाइम में भी। लेकिन एक लिस्ट आई थी सामने 340 परिवारों की। हाँ, 346 परिवारों की लिस्ट वो थी जो यहाँ से छोड़ के गए किसी भी कारण से। हाँ, उसमें कुछ कारण ऐसे भी है, मान लिया किसी का एक बच्चा है, वो नौकरी पे चला गया, वहां भी चले गए अपने लोग। लेकिन व्यापारी जो गया वो सिर्फ गुंडागर्दी की वजह से कैराना छोड़ के गया था। फिर 2017 का चुनाव आपने लड़ा, जी, मृगांका सामने थी जी, और चुनाव वो भी काफी बढ़िया चुनाव था। जी। आपको महसूस हुआ था कि अगर आरएलडी से चुनाव लड़ूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा, या फिर चुनाव जीतने का नहीं हराने का रह गया था उस टाइम? देखो, चुनाव लड़ना मजबूरी होती है, हार जीत बाद की बात होती है। चुनाव तो मैं भाजपा से लड़ा तब भी नहीं जीत पाया, किसी भी कारण से कहो। लेकिन चुनाव लड़ना, राजनीति में रहने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी होता है। वो टाइम मेरे लिए ऐसा था, अगर मैं चुनाव ना लड़ता तो मुझे अपनी राजनीति छोड़नी पड़ती। राजनीति जिंदा रखने के लिए चुनाव जरूरी था। लेकिन उस समय के जो आपके बयान हैं, जो आपने कई बातें ऐसी बाबूजी के खिलाफ भी कही, तो लगता है कि वो शायद गलत हो गई उस समय के साथ। चुनाव में जोश में पता नहीं क्या कहा जा, क्या क्या कहते हैं आदमी, क्या नहीं, कुछ गलत भी हो कुछ सही हो। चुनाव में सारे वादे नेताओं के ऐसे ही हो ना, चुनावी जुमले थे। मृगांका जी से कैसे संबंध रहे फिर आपके?
2014 का चुनाव लड़ने के बाद 2014 का नहीं, 2014 में तो मैं 17 का। बाई इलेक्शन लड़े जब आप, हाँ तो उसके बाद मृगांका जी से बात होती थी आपकी उस समय? हाँ कैसे संबंध थे उनसे? ठीक थे। और 17 में? 17 में ही तो टिकट जब मरकांका जब भी तो अलग अलग हुए, 17 से पहले तो ठीक ही था सब मामला। लेकिन वहां पे संबंध बिगड़े नहीं जब चुनाव आप हार गए? नहीं, उसमें कोई 17 में कैसे थे चुनाव के बाद? चुनाव के बाद में तो फिर मेरी बोलचाल ही बंद रही। बातचीत ही खत्म हो गई? हाँ। आपको मनाने की कोशिश नहीं की गई 2017 में जब मृगांका का टिकट हुआ? वो टाइम ही नहीं था बनाने का उस टाइम। वो तो इतनी जल्दी में काम हुआ, फिर एक दिन पहले टिकट उसका हुआ, अगले दिन टिकट में लिया, उसमें मनाने का तो टाइम ही नहीं रहा था। फिर 17 से 22 तक कैसी बातचीत थी आप लोगों की? 17 से फिर 18 में बाबूजी एक्सपायर हो गए थे, हाँ। गुजर गए थे। उसके बाद में मरगांका का टिकट हुआ, हमारी बैठ के बातचीत हुई, हम फिर साथ रहे मरगांका। 22 के चुनाव में मैं था, मैं कवर कर रहा था। जी मृगांका जी आपके घर आई थी जी। और वहां पे भी पहले कुछ उखड़ दुखड़ हुई थी आप दोनों के बीच। हाँ, उसका वीडियो भी एक सामने आ गया था, किसी जी। पत्रकार ने वीडियो भी बनाया था। क्या बात हुई थी वहाँ? यही बात थी उसमें, जब 18 में लोकसभा लड़ी, जब वो घर आई थी, जब भी ये तय हुआ था भाई एक एमएलए का लड़ लगा, एक एमपी का लड़ लगा। और वो चुनाव नहीं जीत पाई, फिर वो उसमें आ गई थी 22 में। पार्टी ने मेरे से तय करा था, मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी पार्टी ने जब 18 में। जब यही तय हो गए थे 22 का चुनाव आप लड़ोगे। मेरी उस टाइम भी उखड़ पिछड़ आई थी, पार्टी का आदमी कोई तो बात करे मेरे से जो ज्वाइनिंग करवाई थी पार्टी ने तय करके, फिर पार्टी ने टिकट काट के मरगांका से दे दिया। तो पार्टी के लोगों ने, किसी ने मेरे से बात भी तो करनी चाहती ना भाई, क्यों काटा मेरा टिकट। किसने ज्वाइनिंग कराई थी आपकी पार्टी में? पार्टी में किसने ज्वाइनिंग कराई? पार्टी में ज्वाइनिंग तो मेरी बात तो वैसे दिल्ली में होगी थी, लेकिन यहाँ सुनील बंसल जी आए थे, उन्होंने घोषणा करी थी। तो फिर आपने उनसे बात नहीं की कि आपने मेरी ज्वाइनिंग कराई और टिकट भी काट लिया? फिर ऐसा है, चुनाव कटने और बढ़ने नेताओं की एक के हाथ में नहीं होती, इतनी बड़ी पार्टी है हमारी पार्टी। 20 भाई साहब होते हैं, पता नहीं 20 से भी नहीं, पता नहीं कितने हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होगी, अब उसमें एक आदमी के जुम्मे कुछ लगा नहीं सकते। एक आदमी मेरे लिए अड़ रहा, 10 ने कह दिया नहीं भाई वो ऐसा होगा, तो वो क्या करेगा सर। 17 में भी ऐसा ही हुआ था। फिर 22 में के टाइम लास्ट में लिस्ट आउट होने के बाद में ही तो मेरा नाम कटा था। 22 के चुनाव में आपने मृगांका जी का साथ दिया जी, ऊपर के मन से? नहीं, मदद की आपने उनकी? फुल मदद करी। मेरा आदमी, एक आदमी कोई नु कह दो, कनील का फला आदमी खिलाफ रहा चुनाव में। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मृगांका जी ने आपको वो तवज्जो नहीं दी उस चुनाव में भी। एक बार आपसे मिली और उसके बाद ना तो आपकी कोई सलाह मानी गई और ना आपकी कोई बात मानी गई, या आपने कुछ भी उनको बताया ना तो उस पर काम हुआ। ये सच है? ऐसा नहीं है, एक बार आने के बाद में घर आई सारी में, उसके दिन 5 दिन में उनके साथ साथ भी रहा, सारे प्रोग्रामों में भी करे, ऐसा नहीं कुछ उन्हें पूछा नहीं कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो चुनाव के मैनेजमेंट की बात आवे या वो आवे, तो वो किसी की भी नहीं मानती, मेरी नहीं, वो किसी की भी नहीं मानती। लेकिन आपकी नहीं मानी, ये सच था? मैं क्या बताया ना, वो जब किसी की भी नहीं मानती उसमें मैं और क्या रह गए। आपने उनको कई सलाह दी, हाँ, लेकिन उन पे काम नहीं हुआ। तो लगता मुख्य कारण रहा 22 में भी हार का? कारण तो बहुत है हार के, एक कारण नहीं होता। कुछ 2-4 बताइए मुझे, क्या कारण रहे? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि 5 साल अगर हम यहाँ क्षेत्र में नहीं रहे और टाइम के टाइम चुनाव कराना होंगे, तो जनता इतनी बावली नहीं रही। जनता ने तो 24 घंटे वाला नेता चाहा। फांसी तो मुझे आज लग रही है, साल भर बाद हम पूछने जाएंगे उसके घर, तेरी गिल क्या हो गया था भाई, उससे क्या हो जाएगा। जनता तो उसे पसंद करे जो हर टाइम उसके मरने में, जीने में, ब्याह में, शादी में हर बार आवे। अब चुनाव लड़े 5 साल कहीं हो रहे, फिर आ लिए चुनाव लड़ने, 5 साल पब्लिक कहाँ जागे। जिन लोगों ने अपने गांव में 60% वोट हमारी घेर दी, उन्हें तो हम विधायक बना दिया। हारना जीतना तो हमारा काम रहेगा ना, उनकी गलती तो नहीं रही कुछ। जिस लोग गांव में 95% वोट एक तरफा हमारी घेरे लोग,
उनकी क्या गलती रह गई हम चुनाव नहीं जीत पाए? काम करेंगे जब जब चुनाव जीतेंगे। अरे इतने पब्लिक कहाँ जाएगी भाई यार? तो मतलब आपका कहने का है कि मृगांका जी असफल रही, ना लोगों के बीच में आई, ना लोगों के कोई काम कर पाई, कोई ऐसी निधि भी यहाँ पे शायद नहीं ला पाई किसी भी मंत्रालय से कहीं से कि कैराना के लोगों के लिए कोई ऐसी नहीं, चीज वो ला के दे। कोई ऐसी योजना नहीं ला पाई। हालांकि प्रत्याशी रही वह 2 बार 3 बार रही, सरकार है अब चल रही है हमारी 8 साल से, उनके संबंध भी अच्छे हैं, कई संबंध नेता भी अच्छे हैं, केंद्र में 10 साल 11 साल 12 साल हो लिए। अगर वो किसी भी नेता के पास जाकर अपने क्षेत्र के लिए योजना, जहाँ प्रत्याशी हार रहे हमारे, जहाँ एमएलए और वो भी तो अपने क्षेत्र में काम करवा रहे। हम्म, लेकिन 10 साल में हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य कहो, पहले भी हमेशा विपक्ष में रहा हूँ और अब भी विपक्ष में आकर विकास का तो जो सरकार के ढब से योजनाएं आ रही या कुछ आ रही, मैं तो सोचता नहीं कि इन 10 सालों में कोई कारण में विकास हुआ। लेकिन आपको लगता है कि नाहिद हसन का लगातार यहाँ से चुनाव जीतना ये कैराना के लिए बढ़िया बात है या फिर बुरी बात है? कैराना का दुर्भाग्य है नाहिद हसन जी। कैसे? बताया तो, वो भी विधायक है और भी विधायक है, सपा के भी और विधायक होंगे और पार्टी के भी होंगे। वो भी एक क्षेत्र में इतना ही, उससे थोड़ा ज्यादा ही दिखा है। मरगांका था क्षेत्र में तो वो भी कम ही रहे। पहले 5 सालों में तो कहीं दिखा नहीं, अब तो दिख भी रहा। वो भी बन के सहारनपुर ही रहे, कैराना में नहीं रहते। कैराना में तो नहीं रहते। 5 साल तो रहा नहीं, अब का तो है, लेकिन पिछले 5 सालों में तो 5 के 5 साल सहारनपुर ही रहा, यहाँ तो रहा नहीं। सहारनपुर में कहीं घर है उनका वहाँ? पता नहीं, रिश्तेदारी में रहा या का अपना मकान ले रखे। 5 साल तो आपकी सरकार ने भी दुखी रखा ना, जिला बदल रखा करके। नहीं, 5 साल किसने रखा हमारे साथ? केस लगा के इतने रखे दोनों माँ बेटे के ऊपर, केस जेल तो में 22 रख के लिए। बाद में ही लगे ना, 22 में ही तो लगे केस, 23 में। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले कौन सा केस था उनको बताओ? और सारे केस भी ये 17 से पहले ही लगे हुए हैं उन पे। ने केस तो 19 में लगा, एक तो कोरोना के टाइम पे सभा करने के लिए। वो तो सब पे लगे नेताओं पर, इतने बड़े केस थोड़े थे जो उनमें उसे लुकना पड़ा या फरार होना पड़ा। लेकिन लगातार चुनाव जीतने के बाद नाहिद हसन ने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में, अपने लोगों में तो ये स्थापित कर दिया कि हाँ एक बड़े नेता है नाहिद हसन। पार्टी में तो देखो 3 बार विधायक बन गया, पहले से उनका परिवार राजनीति में है, अब बहन उसकी बन गई, तो राजनीति पार्टी में तो उनका वजूद बन ही गया। पार्टी ने क्या पता कैसे माँ किसी की लड़ाई में विधायक बन रहा है या किसी, पार्टी ने तो विधायक मिल रहा, और कैसे भी मिले, वो कैसे ही मिले। उनके कुछ बयान भी वायरल हुए थे। बयान तो वो देते ही रहे, बयान तो उनका कुछ मायने नहीं रखता, बयान तो वो कुछ भी देते हैं। उन्होंने कहा था इन भाजपा वालों से कुछ दिन सामान खरीदना बंद कर दो, मैं क्या भले ही बताया, पानीपत से जाके ले लो, कहीं और से ले लो, लेकिन 10 दिन बंद कर दो, इनकी औकात सामने आ जाएगी। ना तो 10 दिन बाजार उस पर रुका, ना कोई कस्टमर रुका, ना कोई कहने में मैं बताना, ऐसा कोई माहौल है ही नहीं जो उनके कहने से रुक जाए, हमारे कहने से रुक जाए। लेकिन जिन भाजपा वालों से वो कह रहे थे कि उनसे सामान ना खरीदते, उन भाजपा वालों की वोटों से एमपी बने। उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन आपको लगता है कि जेल के अंदर रहने के बावजूद एक आदमी चुनाव जीत गया, इतना सब कुछ उनके खिलाफ होने के बावजूद? जेल में जाने के बाद में सहानुभूति मिली उसे, इसीलिए वो चुनाव पर्चा भरने के बाद जेल गया, नहीं तो मुकदमा तो उस पर पहला था, वो पहले भी जमानत करवा सका था अपनी। उनके परिप्लानिंग के तहत ही वो जेल में पर्चा भरने के बाद में जेल में गया, ताकि लोगों में सहानुभूति आ जाए। और उस सहानुभूति का फायदा उनकी बहन ने उठाया, इकरा हसन ने जी। वो चुनाव अकेली लड़ गई, अकेली? इतनी बड़ी पार्टी के सामने। अकेली कैसे लड़ी बताओ? कौन नेता था और यहाँ पे? क्यों? उनकी माँ भी यहीं थी। वो किसी सभा में नहीं दिखी कहीं? सभा में तो नहीं गई, लेकिन वर्करी तो बराबर चलती रही, इसकी कोई वो क्षेत्र से बाहर थोड़ा ही रही। चलिए माँ बेटी दोनों थी बस। और इधर कितने लोग थे भाजपा के? आप थे, मृगांका जी थी,
जी वीरेंद्र सिंह चौहान थे, मनीष चौहान थे, जी अमित शाह खुद तक आ गए यहाँ पे चुनाव, आए। मैं पर्चे बता, बांट के गए, ये पलायन बात के। हमारी पहले भी होगी, क्योंकि जो चीज इस वजह से हम चुनाव हारे। अमित शाह के आने की वजह से नहीं, बताया ना अभी, पहले बात चल रही थी, मरकांका किसी की सुनती नहीं। उस वजह से चुनाव हारे। जब चुनाव हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, चुनाव वोट अलग है, वोट मांगना अलग है, वोट करना, लेकिन चुनाव का मैनेज जो चुनाव का करता है, चुनाव के दिन का भी मैनेज होता है। कुछ लोग उससे मनाने भी पड़ते हैं, जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर खाने वोटिंग करते हैं, ये सारी चीज करनी पड़ती है। लेकिन जब हम चुनाव मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, पर्चा भर के हम भाषण दे रहे या सभा कर रहे, सभाओं से वोट नहीं मिलती थी। सभा से तो कोई बड़ा नेता होगा, ठीक है, जिसका जनाधार का नेता है वो आओगा, सभा करके चला जाएगा, होगा। हम भी उसी बात ने कहे, जो नेता कह के प्रत्याशी का तो मैं वो काम होता है जो उससे मनाए हुए हैं, या हमें सेंध लगानी पड़ेगी, दूसरों की वोटों में तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। जब हम उसे करने ही नहीं, कैसे जीतेंगे। ऊन जैसा ब्लॉक जहाँ से भारी मात्रा में चुनाव जीतते आ रही थी, जी, वहां भी विफलता हाथ लगी। नहीं, चुनाव तो आपके भी जीत का है, लेकिन कितनी वोट कम हो गई। वोट कम होने का कारण था महासीप का, लोकदल अलग था, लोकदल गठबंधन में था। एक उधर हमारे जो सिख समाज की वोट है, जाट और सिख दोनों ने वोट दोनों ने विरोध करा, उसका कारण रहा। और फिर मैंने को औरों से आरोप ना लगा कर अपनी कमी ढूंढनी चाहा। जब हम लोगों के मरने जीने में पता ही नहीं लेने के 5 साल बाद कौन वोट देगा। तो इसका मतलब आपने गलत का साथ दिया 2022 में? नहीं, मैं तो पार्टी का साथ दिया, गलत का क्यों दिया? जो आप पार्टी को बोलते प्रत्याशी गलत उतारा है आपने, आपने बोलनी चाहिए पार्टी का कोई आदमी बात ही करने नहीं आया, क्या किससे कहते? पार्टी का आदमी कोई पूछता बताता जब भी तो हम किसी से कहते। पार्टी के लोगों ने आया ही नहीं। आप जो कह रहे हैं कि आपकी वीडियो वायरल, आप विरोध में थे, मैं इसीलिए तो था। कोई पार्टी का आदमी आओगा, हम बात करेंगे, पूछेंगे, तो कैसे चुनाव लड़ाऊंगे? फिर 24 का चुनाव आया जी, कई लोग टिकट मांग रहे थे जी, प्रदीप चौधरी को फिर से टिकट मिल गया। हाँ जी। हालांकि आपको भी पता है और कैराना के लोगों को पता है, बहुत विरोध हो रहा था, गांव-गांव में विरोध था। लोगों, एक सबसे बड़ा सवाल था कि लोगों ने उनको 5 साल में देखा नहीं कभी। वही बात आ गई ना जो मरकांका के लिए कह रहे थे। 5 साल में कोई आओगे तो उसका विरोध तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका भी यही मानना है? प्रदीप चौधरी भी 5 साल लोगों के बीच नहीं जा पाए, हाँ, इसी वजह से चुनाव हारे। इसी वजह से चुनाव हारे। लेकिन आप तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। बिल्कुल खड़ा था, पार्टी का निर्देश था, पार्टी का प्रत्याशी था, मैं इसके साथ रहा। तो कहा नहीं आपने प्रदीप चौधरी को अब कि कैसे चुनाव जीतेंगे? ये तो एक बात बताओ, चुनाव में आए, चुनाव में आने के बाद उससे उन चीजों का कहने का क्या फायदा मिलेगा कि तू 5 साल है, वो 5 साल तो गए, जो विरोध होना था वो तो होगा, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? यार में चुनाव से 6 महीने पहले भी अगर इसने कंट्रोल करने पे लगे तो हो जाएगा। टाइम के टाइम कितना कंट्रोल कर पाओगे? आपको ऐसा नहीं लगा प्रदीप चौधरी के 2024 के चुनाव में कि वो एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाए और एक 28-29 साल की लड़की से चुनाव हार गए? जो उनकी छवि थी प्रदीप चौधरी को लेके, जितना मैं लोगों के बीच में गया तो सबने एक चीज कही कि आए नहीं लेकिन शरीफ आदमी है। ये आदमी शरीफ भी है, लेकिन भी उसी है, अच्छा आदमी उसी है। नैरेटिव पे काम ना करने के बजाय बात वही आई ना, हम 5 साल का गुस्सा हम 1 महीने में नहीं निकाल सकते। जो 5 साल का गुस्सा पब्लिक में, जनता में भरे गए, उसे 1 महीने में आने गए, 1 दिन में आकर हम उसे नॉर्मल नहीं कर सकते। और एक 28 साल की लड़की चुनाव जीत के बात 28 की, और उसकी कुछ होती ही नहीं, और फिर अकेले चुनाव जीत के चली गई। हम जब विरोध भास पैदा हो जाएगा ना, तो फिर इकला भी कोई भी आ जाता। अब इकरा हसन को कैसे देखते हैं आप? कैराना में एक नई चुनौती सामने आ गई है, उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई। कोई चुनौती नहीं है, ना लोकप्रियता है। ये एमपी साहब का विरोध कह लो या कुछ कह लो, सिर्फ उसके निगेटिव में एमपी बन गई। अब चुनाव होंगे, पता लग जाएगा कितना पॉपुलैरिटी है। अच्छा, चुनाव में इनकी पॉपुलैरिटी पता लग जाएगी? अब का लगेगी ना पता, तो 27 में। हाँ, जो लोग नु कहते प्रदीप नहीं आया, प्रदीप नहीं आया, हाँ, अब बताओ कितनों के
वो जा रही है, कितनी शादियों में जा रही, कितने के उसमें जा रही, कितना विकास कर दिया। अब तो वो मैंने देखा कि कावड़ शिविर में भी जाती हैं, रामलीलाओं में भी जाती हैं, और वो जो रामलीला में चुनरी मिलती है वो भी ओढ़ती हैं, कावड़ शिविर में जाके भगवा ये कपड़ा तो भी। राजनीतिक ड्रामा है, सब करें, सब न करने पड़े ये काम। लेकिन ये बताओ, अभी कल बयान दिया, कल परसों का बयान है, डेंटिंग पेंटिंग, डेंटिंग पेंटिंग वो भी मैं बयान पे आऊंगा। जी, लेकिन कोई चुनौती आप इकरा हसन को नहीं मानते? नहीं मानते। अब नहीं लगता कि और मजबूत हो जाएंगे नाहिद हसन उनकी बहन के होने से? कोई मजबूती नहीं है। ये बताया था एक लहर थी, खाली कहने की बात ना करो इसे, तो पूरी यूपी में लहर गई अब कहीं बिरादरी संविधान बचाने की लहर, संविधान बचाने का गलत संदेश चला गया। संविधान बचाने का जो वोट कभी सपा में नहीं गई थी 30-40 साल में, अब का वो भी वोट सपा में गई, गठबंधन थे सारे। मनीष चौहान और वीरेंद्र चौधरी की क्या भूमिका मानते हैं 2024 में? 2024 में वो जो क्या देख रहे हैं ना, एक पूर होता था पहले गांव में, पूर भीड़ देख रहे थे सर्दियों में सेकने खाता, और वो सिंदड़ो जा था जब बहुत ज्यादा, तो इन्हें उसमें थोड़ी सी वह लगा दी, चिंगारी तो लगा। था ही, विरोध तो था ही, हाँ। इन्हें चिंगारी और लगा दी उसमें। कैसे? यही बस आपके सामने सारी बात है, यही तो करा भाई, आता नहीं क्यों चुनाव लड़ेगा, हमारा टिकट कटवा दिया, हम क्यों लड़ाओगे चुनाव, अपने बलबूते पे चुनाव लड़े। नहीं, उनका एक भी बयान कभी सामने ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आया? कोई एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, है? हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, ऐसा एक भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का कोई उनके कहीं चौपाल पे ही मनीष चौहान का बयान है। मनीष चौहान का बयान मैं याद दिलाता हूँ, उन्होंने कहा था कि कभी हमसे मिलने नहीं आए। हाँ। और एक बयान ये भी उनका बहुत वायरल हुआ था कि पार्टी हमसे है। हाँ, हम पार्टी से नहीं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन पूरा बयान क्या था उनका, वहां पर काफी भीड़ बैठी थी और उन्होंने कहा था कि पार्टी हम कार्यकर्ताओं से है। हाँ, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया गया और था कि नहीं, कार्यकर्ताओं से नहीं कहा, ये गलत कह रहे हैं आप। उनका बयान ही था पार्टी हमारे से है, हम पार्टी से नहीं है, अपने प्रदीप चौधरी अपने बलबूते पे चुनाव लड़े, हमारे भरोसे चुनाव ना लड़े, उनका ये बयान है। तो लगता है प्रदीप चौधरी की हार में उनका भी पूरा हाथ रहा। बताया ना, जब कोई छप्पर उठता है ना, कुछ ज्यादातर लोग तो उसे चढ़ाने के लिए रहे, लेकिन 2-4 उसे खींचने वाले हों, उनमें मनीष चेयरमैन की भी भूमिका है। लेकिन अनिल जी देखिए, आप राजनीति में काफी दिनों से हैं, परिपक्व भी है, जब आपका टिकट कहीं से होगा तो 20 लोग आपको हराने के लिए जरूर जाएंगे जिनका टिकट कटा है। बिल्कुल हो सकता है कि वो सामने उनके चेहरे दिखे कि हम आपके साथ हैं। हाँ। लेकिन अंदर खाने हर आदमी कोशिश करता है कि कैसे भी करके इसको हराया जाए। अगर पक गया तो अगली बार हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो तैयारियां तो आपको खुद करनी पड़ेगी। वही मैं कह रहा ना, पहले बार वही कह रहा। तो प्रदीप चौधरी भी इसमें विफल रहे पूरी तरह। चौधरी विफल इसी में रहे। अब उन्हें चुनाव से बिल्कुल टाइम आने पे, पर्चा टिकट डिक्लेयर होने के बाद में वो लोगों ने मनाने के लिए गए। अगर वो तो मौजूदा सांसद थे, अगर वो 6 महीने पहले भी इस काम पे लग जाते तो चुनाव जीत जाते। लेकिन इसका बदला लेने के लिए आप लोगों ने उसके बाद क्या किया? किसका जी? किसका? जो चेयरमैन मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह ने बनाई, मधु, हाँ, वो मुख्यमंत्री से मिलाया। हाँ। परसन चौधरी, आप और प्रदीप चौधरी, आप गए नहीं लेकिन आप साथ में थे उनके। हाँ, साथ में था। वो प्रकरण क्या था? वो प्रकरण नहीं था, मधु आई थी हमारे पास। हाँ। MP साहब के पास गई, फिर विधायक जी के पास गई, फिर मेरे पास भी आई। उन्होंने कहा था ये ना तो मेरे कहे से कोई मेरा काम होता, कर्मचारी आवे साइन करवा के ले जाऊं, बाकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं। तो आपको लगा कि अब इनको अलग करके मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए? नहीं, उसकी जो समस्या थी वह समस्या हमने वहां पहुंचाई। तो निवारण हुआ उस समस्या का? निवारण तो नहीं हो पा, मेंबरों का असल में जिला पंचायत चलती है मेंबरों से, बोर्ड से, बोर्ड वो अपने साथ उसकी हो नहीं पाया। तो ये तो आपको पहले भी महसूस हो रहा होगा कि बोर्ड नहीं साथ हो पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पहले मेंबरों ने हाँ कर रखी थी, बहुत मेंबरों ने। राजनीतिक धोखा कहते हैं इसे। वो तो चलता है राजनीति में, तोड़ फोड़ तो चलते। में ही लोग जो उनसे कल फिर उसके खिलाफ रहे, पहले में ही लोग ये कह रहे थे कि जी इशाला घटा दो, वहां था
हमारा भी काम हो जाएगा। और फिर वही लोग पलट फिर गए। वही लोग पलट गए। तो आपको नहीं लगा कि इस मामले में आपको नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में सब चलता है। क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह से तो आपकी अच्छी बातचीत थी। आपको नहीं लगा कि कल आमने सामने भी बैठेंगे तो ये चीजें आएंगी, याद आएंगी? कल आपका भी हो सकता है चुनाव होगा। ये तो चलता रहा, राजनीति में कोई पुरानी चीज अफसोस याद नहीं है इस बात का? कोई अफसोस नहीं इस बात का। दोबारा मौका मिला तो फिर यही कर देंगे? हाँ, अगर मौका मिला तो होगा। जब वो नहीं मानते किसी पे धोखा देने का, अब वो बहुत बड़े शाबाशी मान रहे हैं अपनी इस मधु ने तोड़ कर ले जाकर। तो वो तो मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं, उसकी हकीकत भी तो बताऊं। बताओ बताओ। उसकी हकीकत ये थी कि वो पर्सन मेरे पास आए थे कि यार पर्सन के दौरे ना भेजो मुझे, प्रदीप के दौरे ना भेजो, प्रदीप के दौरे जाते हैं, अनिल के दौरे ना भेजो। सबके दौरे गए थे, सबकी सहमति बन गई थी समझौते में। ये समझौते के तहत उन्हें धोखा करा, फिर उन्हें धोखा करा। कैसे करा? हमारी तीनों की बैठ के ये होगी थी, मधु से बात हो गई थी। भाई बहुत दिन खींच दिया, विकास नहीं हो रहा, मेंबर टूट नहीं रहे, तो अपना समझौता कर लेंगे और समझौता करके अपना काम कर लो। कब तक खींचेंगे इस बात में? हमारे पास तो समझौते का प्रस्ताव भेजते रहे और वो पीछे तो धोखे से उसे लिए। तो यही तो राजनीति होती है। आपने वही तो कह रहा ना, बात उनकी तो नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा ना, फिर पछतावा किसका? जब हर आदमी धोखा पे जाएगा तो राजनीति में धोखा चल रहा, तो फिर पछतावा हमें क्यों करेंगे? अन्य अगर वो खुल्लम खुल्ला कहता ना, मधु ने हाथ लगे थी उसके, मधु के खातर पहले भी बहुत जोर लगाए उसने लेने के लिए। तो ये जब हम समझौते के मूड में आ गए, हमारे तो समझौते की बात चला ली और फिर वो धोखा दिया हमने, तो कर लो। ये तो आगे भी तो आओगे, आगे भी तो जिला पंचायत आ रही ना, जिला पंचायत आगे भी आओगी, आगे भी सारे काम होंगे। ये किस्सा मैंने बहुत सुना है। जब मनीष चौहान को चेयरमैन बनाने की बात आई थी, आज से काफी साल पहले की ये बात है, और बाबूजी के पास कुछ वोट थे। हाँ, 2-3 कितने वोट थे मुझे पक्का याद नहीं। एक वोट थी और मनीष चौहान बाबूजी से बात करके गए, मिलके गए। बाबूजी ने उनको आश्वासन दिया कि आपको ही वोट दी जाएगी। अच्छा, ये दूसरे चुनाव की बात है। दूसरे चुनाव और फिर बाबूजी ने वो वोट देने से, जब थी हमारे पास 3 वोट थी। हाँ। क्या था वो किस्सा, थोड़ा बताइए मुझे। पहले जो मनीष चौहान चेयरमैन बने थे, हाँ, जब भी वो हमारी वोट से बने थे। ठीक है, बाबूजी की वोट से। उस बीच में बाबूजी ने कोई काम वाम कहे होंगे, कोई मामला आया होगा। हाँ। एक तो वो मामला था। दूसरा मामला ये था, हमारा बीजेपी का प्रत्याशी लड़ रहा था, वो सपा से लड़ रहे थे। पार्टी के खिलाफ वोट कैसे देते? लेकिन मेरे जितने सोर्स हैं उनसे मुझे पता लगा कि मनीष चौहान की बात हुई और मनीष चौहान को कहा गया कि हम वोट आपको ही देंगे, और वीरेंद्र चौधरी ने इसमें मनीष चौहान से कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं है। लेकिन मनीष चौहान लगातार कहते रहे कि मेरी बात हो गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है और सारी चीजें फाइनल हो गई है, वोट हमें मिले, और आखिरी समय ये गलत कह रहे हो, धोखा हो गया। ये गलत कह रहे हो। मैं शुरू के दिन कहा था वोट नहीं आने की आपका, सीधा मुंह पे बोल दिया था। सीधा मुंह पे बोल दिया था, और एक बार नहीं लगातार बात होती थी। उस चुनाव में पैसे का भी लेन देन हुआ था कुछ? पैसे के लेन देन तो बता के नहीं होते किसी तो, पैसे के लेन देन तो छोटे करोड़ों में हुआ था। करोड़ों में भी हो जा, ज्यादा में भी हो जाना। तो एक फॉर्च्यूनर भी तय हुई थी। नहीं, कोई ना फॉर्च्यूनर तय हुई किसी की, कोई ना किसी ने गाड़ी मिली, ना किसी पे कोई पैसा। लेकिन पैसे का लेन देन तय हुआ। पैसे का लेन देन तो जो दूसरी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में वोट देंगे वो तो पैसे से ही देंगे। तो वहां मनीष चौहान चुनाव आ रहे थे, बताया ना चुनाव। अरे हमारी 3 वोट थी हमारे पास, बाबूजी के पास उस टाइम। हमारी पार्टी के प्रत्याशी था, हमने पार्टी के प्रत्याशी से वोट देनी थी। मैंने उनसे कह भी दिया था, मनीष झूठ बोल रहा है कोई, मनीष तब ने कहा था पार्टी के किसी आदमी से भी कहलवा दो, हम वोट दे देंगे, हम पार्टी के खिलाफ वोट नहीं देने। 10 बार बात हुई मेरी मनीष से, सीधी सीधी बात हो गई, सीधी सीधी बात हुई, कोई छिपने वाली कोई चीज, कोई छिपने वाली नहीं। कभी आमने सामने बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, जब भी बता दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं
उन्होंने मैं यहाँ तक कहा मेरे तक किसी आदमी से कहलवाऊं, मैं उसको 5 नाम बताए थे, हाँ। 5 में से एक आदमी का फोन करवा दे, वोट तेरी गेल। तो मनीष को पहले ही ये पता था कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो पिछला जिला पंचायत चुनाव हुआ, हाँ जी, उसमें भी काफी तोड़फोड़ हुई। उसमें भी पहले भाजपा दूसरा प्रत्याशी चाहती थी, नहीं, फिर मधु गुर्जर को पहले ही मनीष चौहान चुनाव लड़वा चुके थे। भाजपा ने जिसे चाहती में जीत ही नहीं पाए, चुनाव हार गए। चुनाव हार गए। 3 प्रत्याशी थे हम्म जो चेयरमैन के दावेदार थे, हम्म 3 में से 2 हार गए थे, हम्म। इकली मधु ही थी। तो मधु को ही चुनाव जिताया गया हाँ जी, और चेयरमैन बनी। चेयरमैन बनी। और वो आपको लगता है टोटली मनीष चौहान के नेतृत्व में काम करती हैं? हाँ जी। अब आगे आने वाली कैसी चीजें देख रहे हैं आप, क्या रहना? अब देखो, अब जिला पंचायत आ रही है, पहले जिला पंचायत देखेंगे, फिर बाद में विधानसभा का देखेंगे। अब दावेदारी कर रहे हैं आप? जी, जिला पंचायत की दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, जिला पंचायत की दावेदारी। कौन सा वार्ड? 13। तो लग रहा है आसान रहेगा जिला पंचायत, क्योंकि अब जिला पंचायत में भी कई अड़चन है और जो काम आपने किए हैं और फिर से आप चुनौती दे रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। पहले भी चुनौती इतनी थी, आज भी इतनी चुनौती है। जब हम पहले लड़े थे जीते, जब भी यही चुनौती थी, अब भी उतनी अब चुनौती। भी इतनी चुनौती है। तो लग रहा चुनौती तो कोई राजनीति में करेगा, अगर राजनीति करनी, चुनौती तो नहीं डरना चाहता। आज से 10 साल पहले सिचुएशन कुछ और थी। जो लोग आज चुनाव लड़ेंगे वो 10 साल पहले उनकी उम्र 30-32 साल हुआ करती थी। हाँ, तो क्या फर्क सम्मान कहें, डर कहें, कैसे भी करके पड़ेगा? लोग सोचते भी नहीं थे कुछ सीटों पे चुनाव लड़ना। वो समझते थे ये सीट चलिए इनकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी गांव गेल प्रत्याशी था, अब के भी गांव गेल प्रत्याशी है। तो आसान होगा चुनाव ये, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि जिला पंचायत बहुत कुछ निर्धारित कर देगा हाँ जी, शामली जिले की राजनीति जी में। जी। जिला पंचायत के बाद में ही विधानसभा की शुरुआत हो, क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी, मनीष चौहान नहीं चाहेंगे कि उनसे हाथ से ये चीजें जाएं। बिल्कुल चाहेंगे। जिसके हाथ में होगी, और तो नहीं तो कोशिश करना करेगा ही, लेकिन जिसके हाथ से जागी वो तो सबसे ज्यादा हाथ पैर मारता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह से कैसी बातचीत आपकी? नॉर्मल है। होती है बात अब? हाँ, हो जा। वो शिकायत नहीं करते आपसे कि आपने ये सब क्या किया था? बताया ना, राजनीति में अगर पहली बात याद रखो जाएंगे तो आगे चल ही नहीं पाने का कोई। ये राजनीति बड़ी अजीब चीज है, आम आदमी को तो समझ नहीं आएगी। जिसके खिलाफ लड़ते हैं एक चुनाव में उसे हरवाते हैं, अगले में उसे जितवाता है राजनीति। ये देख लो, जिस चुनाव के 17 की बात कर रहे हैं आप, 17 में वीरेंद्र सिंह ने नाहिद के जितवाने में ईडी तक जोड़ लगाए, ईडी के जोड़ लगाए दोनों भाइयों ने। समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे? एमएलसी थे, मनीष चेयरमैन था। हाँ। दोनों ने पूरी ताकत लगाई रात दिन। शायद मुझे ऐसा दिखा था कि शायद अपने चुनाव में भी इतनी मेहनत ना करी हो जितनी उन्होंने नाहिद के जितवाने में 2017 में? 2017 नहीं, 17 में नहीं, 14 में मेरे उपचुनाव में। और इस चुनाव के 6 महीने बाद ही फिर जिला पंचायत हुई। वही नाहिद हसन वीरेंद्र सिंह की गेल लड़ता हुआ मिला। नहीं, एक दूसरे के आमने सामने थे। राजनीति का चक्रव्यूह तो टाइम के अनुसार चलता है। कदम कदम पे धोखे हैं। कदम कदम पे धोखे, कदम कदम पे बदलना पड़ा है। वो 27 में कैसे देख रहे हैं? बताया ना, अभी तो पहले 26 निपटा, जब 27 के बारे में। जिला पंचायत खुद लड़ेंगे या बेटे को लड़ाएंगे? बेटे को लड़ा। खुद नहीं लड़ेंगे, खुद 27 लड़ेंगे। लेकिन आपने कहा कि राष्ट्रीय नेता भी चुनाव
की डिमांड कर रहे हैं मनीष चौहान। राष्ट्रीय नेता भी कर रहे, और भी बहुत लोग हैं, कोई एक वही थोड़ा ही है। टिकट के बहुत दावेदार हैं सीट पे भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कैराना सीट पे जो कश्यप लोग हैं हाँ, उनकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है? भागीदारी भी है, मांग भी रहे, टिकट भी मांग रहे। अभी तो कल एक वीडियो वायरल हुआ उनके नेता का, हाँ, झिंझाना किसका है। हम्म, अब क्षेत्र भी जोड़ाना, पहले कैराना विधानसभा के बाद में फिर झिंझाने पे आकर हुआ किसका है। हम्म। मैं भी दिखाऊंगा बाद में, देखिए आपने। नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, वो नेता जो बड़ा नेता है टिकट मांग रहे, वो कह रहे कैराना झिंझाना किसका है, जबकि झिंझाने में 15-20% वोट होगी, और वो झिंझाने ने अपना सारा ही अपना बता के। लेकिन कश्यप वोट काफी मात्रा में है। हाँ, कश्यप कई गांव में प्रधान भी चुने गए। कई गांव में प्रधान भी हैं, जिला पंचायत मेंबर भी है, वोट भी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय। गुजर वोट कितनी है कैराना में? गुज्जर वोट हैं 30,000, और कश्यप? कश्यप 31 या 32 होंगे। लेकिन दावेदारी गुजर करते रहे हमेशा। लड़ते आ रहे हैं ना शुरू से, पार्टी का भी सिद्धांत है किस सीट पे कौन बिरादरी लड़ेगी। तो एक मौका तो मिलना चाहिए उनको भी। उनसे चरथावड़ से सीट कर तो रखी उनके लिए। लेकिन चरथावड़ से अगर कश्यप ही लड़ रहा, कहीं 5 चुनाव पिछले 3-4 चुनाव से बीजेपी के 4 चुनाव हो लिए, 5 वहाँ कश्यप लड़ रहा है, यहाँ गुज्जर लड़ रहा, शामली पे जाट लड़ रहा, थाना भवन पे ठाकुर लड़ रहे। लेकिन 3 चुनाव से अगर चुनाव हार रहे हैं गुजर, तो एक बार कश्यप को देख लिया जाए कि हो सकता है कुछ बदल जाए। वो तो पार्टी का निर्णय है, क्या करेगी? बिल्कुल, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इकरा हसन के बयान पे आता हूँ। आपने जो कहा, बरेली में एक मामला हुआ, तोकिर रजा ने भीड़ इकट्ठी करवाई और वहां पे हुड़दंग हुआ, और महाराज जी की पुलिस ने वो गाना कोई गा रहा था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, चप्पल जूते भी रह गए। अब झुमके की जगह जूते चप्पलों ने ले ली वहां पे। चप्पल जूते गिरे रे बरेली के बाजार अब में। वही तो कह रहा ना, और झुमका उठाने का भी समय नहीं दिया पुलिस ने। झुमके का तो जमाना रहा नहीं, अब जूते चप्पल रहे वहां से। और फिर महाराज जी ने एक बयान दिया कि कोई थोड़ा सा भी कुछ करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। हाँ। फिर कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि करके दिखाएं डेंटिंग पेंटिंग। कैसे करेंगे? जी, दिखाएं डेंटिंग पेंटिंग करके। वो तो चुनौती दे रही है कैराना में बैठ के। चुनौती दे रही है, लेकिन महाराज जी तो लग रहे, डेंटिंग पेंटिंग होने तो लग रही, रोज बुलडोजर चल रहे। अब रोक के दिखा, कहना और करने में फर्क होता है। योगी जी की यही पहचान है, जो कहेंगे वो करेंगे। 2022 में भी इकरा हसन ने एक बयान दिया था। जी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा था कि योगी जी आए थे कि गर्मी शांत कर देंगे, तो इकरा हसन ने कहा था आपके योगी जी कोई पहाड़ों में भेज देंगे। योगी जी ने तो करी शांत। चुनाव के बाद में देखो, मई जून में रहे बादल, उस 22 में रहे या नहीं रहे। एक बार ठंड रही थी। बस तो फिर यही कहा था कि मई जून में भी शिमला बना देंगे, बना के दिखाया योगी जी ने, और पहाड़ पे गए नहीं, और आगे भी आवेंगे। लेकिन कहीं लगता नहीं है आपको कि इकरा हसन कोई भी बयान देगी तो उल्टा कहीं भाजपा को भी फायदा करेगा वो? देखो, गलत बयान कोई भी देगा, इकरा दो, नाहिद दो, हम दें, उसका गलत ही असर होता है, उसका संदेश गलत ही जाएगा। ज़्यादा बड़बोलापन हमेशा अपने मुंह, वो कहावत है ना, ऊपर मुंह थूक, आसमान पे थूकेंगे तो अपने मुंह पे गिरेगा। कोई एक ऐसी सीख जो आप इकरा हसन को देना चाहे? अभी नई है, यंग है, पहली बार चुनाव जीती है। ये तो राजनीति में चलते चलते अपने आप सब। फिर भी आपको लगता है कि समाज की बेटी है, कुछ एक ऐसी चीज जो आप कहें कि ये चीज तुम्हें सीखनी चाहिए? सीखना ये ज़्यादा नहीं बोलना चाहता गलत किसी के लिए। ठीक है, MP बन गई, विकास करें अपने क्षेत्र में, लोगों में भाईचारा कायम रखें। कैराना का मुसलमान देगा भाजपा को वोट? जाएगा। कैसे देगा? डेंटिंग पेंटिंग उनकी कर रहे हैं,
बुलडोजर उनके चल रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग हम चप्पल जूते उनके रख ले रहे हैं। नहीं, हम मुस्लिमों तो हैं, जो गुंडागर्दी करेगा उसी का तो करेंगे। जो अपने घर बैठा उसकी डेंटिंग कौन करता? कैराने में आज में भी तो परिवार है, ये बैठे देखो सारे के सारे में ही हैं जिन्हें आपके डेंटिंग पेंटिंग वाले कह रहे। ये देखो सारे, इनसे पूछो मेरे साथ हैं या नहीं है, या इन्हें कोई 8 साल हो लिए योगी जी ने, 8 साल में किसी पर अत्याचार हुआ क्या? 8 साल में किसी पे हफ्ता वसूली ली हो किसी आदमी ने, जो कैराने में हफ्ता वसूली चलती थी दुकानदारों पर, गरीब आदमियों पर क्यों आ सकता है? तो किसी भी सही आदमी पे आज लोग कोई अत्याचार हुआ क्या? जोन से लोग महीना मांगे थे, जोन से रंगदारी लाए थे, वो सारे जेल में है। डेंटिंग पेंटिंग वालों, उन्हीं की तो डेंटिंग होनी जो गड़बड़ करेंगे। जो सही आदमी है वो तो सुरक्षित है। भाजपा के टाइम में अगर फायदा हो रहा है आज, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बिरादरी का हो रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं 10 मिनट नमाज पढ़ते थे, मस्जिद के बाहर पढ़ लेते थे, वो नहीं पढ़ने देते। ये तो कानून व्यवस्था है, ये तो नियम तो कोई ना कोई सुधार करने का तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। एक बात बताओ, योगी जी ने, मोदी जी ने एक योजना लाई, 6 बच्चे जिसके राशन कार्ड के होंगे उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा। ये किन लोगों का बन रहा भाई? हिंदुओं के किसके 6 बच्चे हैं आज? है तो नहीं किसी के, एक आधे के, किसी को हो गए 2-4 के, 2-3। 90% का फायदा यही लोग तो उठा रहे, आयुष्मान कार्ड का ये ठारे, जो सुविधाएं सारी जितनी भी दे रखी उजाला की, उनकी सब ने बराबर मिल रही। उस सरकार में क्या होता, जो योजना आई, मंत्री जी या क्षेत्र का विधायक है, वहां अधिकारी बुला लिया, अपनी लिस्ट बना के दे दी, उन्हें फायदा मिलेगा। ये लोग तो उस टाइम में मजबूर थे। तो मुसलमानों को फायदा हो रहा है इस सरकार में, क्यों नहीं हो रहा बताओ? वो फिर भी मुसलमान चाहते सरकार बदल जाए जितना जल्दी। चुनाव के टाइम में धार्मिक उन्माद इतना फैलाते हैं, उनमें कुछ ही लोग संभल पाए। चलिए अनिल जी, कई सारी बातें आपने आज बताई, कई सारी चीजें हैं। हालांकि मैं 27 पे भी बात करना चाहता था, लेकिन आप चाहते हैं पहले 26 देख लिया जाए जी। तो 26 केवल जिला पंचायत तक ही सीमित रहना चाहते हैं, या फिर अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए चुनाव है? नहीं, पहले तो जिला पंचायत ही लेट जाके फिर पार्टी से मांग करी जाके, पार्टी क्या निर्णय ले, किसे लड़ाओगे? तो पार्टी में तो एक ये भी नीति है, एक परिवार में एक ही सीट मिलती है यहाँ। हाँ तो एक ही रहेगी। अगर अध्यक्ष पद के लिए दावे मिल जाए हाँ तो एमएलए छोड़ देंगे। हाँ, अगर पार्टी इस बात पर सहमत होगी तो मैं तैयार हूँ। एमएलए डिमांड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन ये कहने की हो, करने की नहीं होती। एक बात बताओ ना, मनीष चेयरमैन लड़ रहा, सारे मनीष वो लड़ रहा, मनीष एमएलसी भी हैं, चेयरमैन भी हैं, जिला पंचायत भी हुई है, वहाँ नहीं लागू होगी, मेरे पे लागू होगी, ये तो सब पर लागू होगी ना। मनीष से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है आपकी? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मनीष तो कुछ भी नहीं है अभी ऑफिशियल, है? एक भी चीज नहीं है मनीष के पास। तो क्यों नहीं है? मनीष की वाइफ जिला पंचायत है। हाँ, मनीष की वाइफ जिला पंचायत है, उनके पिताजी एमएलसी है। मधु भी तो मनीष ही है, मनीष ने लड़ाई, मनीष चेयरमैन नहीं कर रहा। मधु मनीष कैसे? ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता चेयरमैन कौन है? मतलब यत्र तत्र सर्वत्र मनीष है, सब कुछ ही मनीष है। नहीं सब, हाँ चेयरमैन तो मनीष ही है। कोई एक सीख देना चाहेंगे, एक सलाह मनीष को? मनीष को कोई भी है एक ऐसी सलाह? मनीष में सबसे बड़ी कमी है जो मैं उससे कहना चाह रहा, वो किसी दूसरे की भी सुन ले, वो अपनी अपनी कहे, दूसरे की सुनता नहीं। सुननी चाहिए, सुननी चाह। आप कुछ सुनाना चाहते हैं उनको, कुछ कहना चाहते हैं? बता दें, इसमें सारी तो आगे ना, वो किसी की सुनेगा तो सुनाऊंगा, अगर वो सुनना चाहेगा तो सुनाऊंगा। मतलब बैठना चाहते हैं उनके साथ? बैठो, बात करेंगे। लेकिन वो क्या है, कोई भी उससे आदमी को कहेगा कि ऐसा नहीं ऐसा करे, तुम्हें नहीं पता, वो सब कुछ अपने ने सब सीनियर मान रहा है। और मंत्री जी का, वीरेंद्र सिंह जी का स्वभाव कैसा लगता है आपको?
मंत्री जी का स्वभाव बढ़िया है, मानते भी हैं, सुनते भी हैं, और मानते भी हैं, और शर्म लिहाज भी है, उनमें हर चीज खूबी है। उनका हर आदमी सम्मान करेगा, विपक्ष का आदमी भी उनका सम्मान करता है। सबसे सीनियर नेता है आज यूपी में हाँ आजम जी। खान के बाद। जी जी, आजम खान और उनकी राजनीति एक ही समय बराबर ही की है। है, तो इसलिए शायद मुख्यमंत्री भी सम्मान करते हैं। मैंने ये कह रहा ना, विपक्ष भी उनका सम्मान करता है, और सही आदमी का हमेशा विपक्ष भी सम्मान करेगा। कभी ज्यादा बयानबाजी भी नहीं दिखती। ना कोई बयान, गलत बयानबाजी आज लो नहीं आई, गलत किसी के लिए कहा ही नहीं उन्हें। हम्म। हालांकि आप पूछ रहे थे कैसे संबंध है, मैं आज भी उनका इतना ही सम्मान करूं जितना पहले कर। चलिए अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और बहुत सारी बातें हैं जो लोग जानना चाहते थे वो क्लियर हो गई। धन्यवाद रोहित जी। और आपकी चुनौती और चैलेंज जिन नेताओं को मिले हैं काफी पसंद पार्टी आएगा अगर लोगों मौका देगी को। हाँ, तो अपने चैलेंज पे खरा उतरूंगा। चलिए, कई तरह के चैलेंज इन्होंने दिए हैं जो एक ये चाहते हैं कि अगर शामली अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करवा दी जाए तो आगे की चीजें छोड़ देंगे। लेकिन राजनीति के हर कदम पे धोखा है, कभी पार्टी करती है तो कभी नेता करते हैं, वो सारी चीजें। मधु वाला प्रकरण जो लोगों ने देखा था वो भी क्लियर हुआ कुछ हद तक, और नाहिद हसन दुर्भाग्य है कैराना के, ऐसा इनका कहना है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।